नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं, श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। श्वसन तंत्र क्या है? यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, सांस लेने, अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, इसलिए यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और यह जो है श्वसन, वह ऊर्जा तथा ऊष्मा प्रदान करता है, ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करेगा। और यह एक अपचायी क्रिया है। अपचायी का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना या तोड़ देना। और यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्रिया होती है, इसलिए यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और सांस लेने से शरीर में ऊर्जा भी मिलती है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में खून का परिवहन होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। और अपचायी क्रिया है मतलब कि किसी चीज को तोड़ देना अपचायी कहलाता है। देखिए, स्तनधारी में जो है, स्तनधारी जो है वो किस चीज से श्वास लेगा? तो लंग्स से, यानी फेफड़ा से श्वास लेता है। और वही कीट की बात करें तो कीट जो है वह श्वास नली से लेता है, यानी ट्रैकिया से लेता है। कीट किससे लेगा श्वास? तो वह लेगा ट्रैकिया से। और जलीय जीव जो है वो गिल्स या क्लोम के द्वारा लेते हैं। जितने भी जलीय जीव हैं वो गिल्स के द्वारा या क्लोम के द्वारा श्वसन करते हैं। और मेढक जो है, मेढक अगर पानी या जमीन पर है, पानी में है या फिर जमीन पर है यानी भूमि पर है, तो वह फेफड़ा द्वारा सांस लेगा। और अगर जमीन के अंदर है तो वह त्वचा से सांस लेता है। यानी कि मेढक जो है वह जमीन पर रहेगा या फिर पानी में रहेगा तो वह किसके द्वारा सांस लेगा? फेफड़ा के द्वारा। और अगर वह जमीन के अंदर है यानी कि मिट्टी में है तो वह त्वचा से सांस लेता है। और मेढक जो है, बच्चा में उसे टेडपोल कहा जाता है। मेढक को एकदम छोटा छोटा जब होता है, बच्चे में उसे क्या कहा जाता है? टेडपोल। तो टेडपोल्स जो है वो टेडपोल जो है वो किसके द्वारा सांस लेगा? यानी कि छोटा जो मेढक होता है वो गिल्स के द्वारा सांस लेगा। किसके द्वारा? गिल्स द्वारा सांस लेता है। तो मैंने बताया कि यह एक श्वसन जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और यह ऊर्जा तथा ऊष्मा प्रदान करता है और यह एक अपचायी क्रिया है। स्तनधारी जो है यानी कि मनुष्य, ये सब फेफड़ा द्वारा सांस लेगा। कीट जो है वह ट्रैकिया द्वारा सांस लेगा और जलीय जीव गिल्स या क्लोम द्वारा। और मेढक के बारे में मैंने बता ही दिया कि अगर भूमि पर है यानी जमीन पर है या पानी में है तो वह फेफड़ा द्वारा सांस लेगा, और अगर मिट्टी में है तो, मिट्टी के अंदर है तो त्वचा के द्वारा। और टेडपोल्स जो है वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। अब देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है, यानी कि श्वासोच्छ्वास। ब्रीदिंग का मतलब हुआ श्वासोच्छ्वास। तो सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ब्रीदिंग कहते हैं। सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो ब्रीदिंग कहेंगे। और सांस अंदर लेने को क्या कहा जाता है? जब सांस अंदर लिया जाता है तो उसे, अंदर जब लेंगे तो उसे निश्वसन कहा जाता है, यानी इंस्पायरेशन। देखिए, अंदर जा रहा है इसलिए इसमें इन लगा हुआ है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो वो निःश्वसन, मतलब एक्स, यानी कि बाहर जा रहा है तो एक्सपायरेशन। तो सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन, और बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। और जब सांस अंदर लेते हैं तो हम लोग 78% जो है वो नाइट्रोजन लेते हैं और 21% ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन अगर बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन जितना लिए उतना ही छोड़ देते हैं, यानी 78% छोड़ते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 21% लेंगे और 17% छोड़ेंगे। तो यहाँ 4% का अंतर हो गया। ऑक्सीजन में 4% का अंतर होता है, लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग लेते हैं 0.03% और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कितना परसेंट? तो 4%। ये लगभग में मान है, ये लगभग में है। लगभग कितना छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? तो 4%। तो इसमें अंदर लेते हैं नाइट्रोजन और बाहर छोड़ते हैं नाइट्रोजन, वो दोनों सेम है। सिर्फ अंतर यहाँ ऑक्सीजन में है कि ऑक्सीजन 21% लिए और 17% छोड़े, और यहाँ एक अंतर है कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि 0.03% लिए और
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े 4%। श्वसन को पूरा करने में जिस भी अंग का जो आता है जरूरत होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाक द्वारा सांस लेते हैं, तो नासा छिद्र होता है। किसके द्वारा सांस लेंगे? तो नासा छिद्र के द्वारा। तो नासा छिद्र क्या होता है? नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूलकण को क्या करेंगे? चिपका लेते हैं। नासा छिद्र में जो है वो छोटे छोटे बाल होते हैं और वो बाल जो होते हैं वो धूलकण को चिपकाने के लिए होते हैं। उसके बाद वायु कहाँ जाएगा? तो नासा कटाप में जाएगा। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट में जाएगा वायु, और नासा कपाट पर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जहाँ नाक पर छिद्र है उसके थोड़ा सा ऊपर जो होता है भाग उसे नासा कपाट कहा जाता है, और उस पे अंदर में जो है चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकस। उसे म्यूकस कहते हैं। और यह म्यूकस जो है यह नासा छिद्र में जो धूलकण मान लिया जाए कि जो बाल में नहीं चिपक पाते हैं वो कहाँ आकर चिपकते हैं? तो यही म्यूकस में आकर चिपकते हैं, क्योंकि यह चिपचिपा पदार्थ होता है। और नासा कटाप के बाद जो है वायु वो जाता है ग्रसनी में, यानी फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स में जो है यहाँ भोजन भी आता है और सांस भी आता है, यानी कि भोजन भी फेरिंग्स में आएगा और श्वास भी आएगा। तो फेरिंग्स में कौन कौन आएगा? तो भोजन और सांस भी आएगा। उसके बाद फेरिंग्स के बाद जाएगा लैरिंग्स में, जिसे स्वर तंत्र कहा जाता है। यह गले में होता है। इससे क्या आवाज निकलता है? लैरिंग्स से जो है आवाज निकलता है। उसके बाद लैरिंग्स के बाद जाएगा ट्रैकिया में, जिसे श्वास नली बोला जाता है। ट्रैकिया में क्या होता है कि यह सांस की नली होती है। ट्रैकिया जो है वह सांस की नली होती है और इसमें सी शेप की पतली हड्डी होती है। ट्रैकिया में जो है यहाँ चित्र में देखिए, फेरिंग्स में गया सबसे पहले, यहाँ नासा छिद्र में आएगा। नासा छिद्र के बाद जो है नासा कटाप में जाएगा ऊपर यहाँ पर। उसके बाद जो है फेरिंग्स में जाएगा, यह जो है फेरिंग्स है। फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद हो जाएगा लैरिंग्स में, इसमें आएगा। और लैरिंग्स के बाद जो है वो ट्रैकिया यानी श्वास नली में जाता है। यह जो है ये जो है एक कौन सा भाग है? तो ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया में जो है ये देखिए सी शेप का, इस तरह से सी शेप का जो है वो पतली हड्डी होती है। ट्रैकिया में सी शेप की पतली हड्डी होती है जो नली को सिकुड़ने नहीं देती है। यह जो नली है ट्रैकिया उसे सिकुड़ने नहीं देगी, और यह नली जो है दोनों फेफड़ों में घुस जाती है। यही ट्रैकिया जो है वो आके कहाँ घुसेगी? तो दोनों तरफ। ये देखिए यहाँ से इधर इसमें चला जाएगा और यहाँ से यहाँ इसमें चला जाएगा। तो यह जो है दो पार्ट में बट जाता है। तो उन दोनों पार्ट को क्या कहते हैं? इन दोनों पार्ट को कहते हैं ब्रोंकाई। ये जो यहाँ से दो पार्ट अलग हो गया, ट्रैकिया के बाद जो ये दो पार्ट अलग हुआ, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। ये देखिए यहाँ से ये इधर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे ब्रोंकियोलिस कहा जाता है। यह छोटे छोटे ब्रोंकाई जो है वो आगे जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकियोलिस कहते हैं। और ब्रोंकियोलिस के मुंह पर जो है गुच्छे के समान आकृति होती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं। ये देखिए ये गुच्छे के समान जो है यहाँ पर ये सब जो है छोटा छोटा गुच्छा के समान जो है ये क्या कहलाएगा? तो यह जो है गुच्छा के समान, इसे एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली कहा जाता है, इसे एल्वियोली कहा जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हवा जो है वायु जो है नासा छिद्र में जाएगा। उसके बाद नासा छिद्र के ऊपर थोड़ा सा नासा कपाट होता है वहां पर जाएगा। उसके बाद फिर फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाएगा और लैरिंग्स के बाद जो है ट्रैकिया में जाता है। और ट्रैकिया में सी शेप का पतली पतली जो है छोटी छोटी हड्डी होती है जो कि नली को सिकुड़ने से रोकती है। और ट्रैकिया के बाद जो है वह दो पार्ट में विभक्त हो जाता है, जिसे कहा जाता है ब्रोंकाई। ये जो है दो पार्ट में जो विभक्त हो गया यहाँ से, इसे क्या कहा जाएगा? तो ब्रोंकाई कहा जाता है। और यही ब्रोंकाई जो है आगे जाकर छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है, इसे कहा जाता है ब्रोंकियोलिस। और ब्रोंकियोलिस से जब आगे बढ़ता है तो गुच्छे की आकृति होती है, जिसे कहा जाता है क्या? ये जो गुच्छे की आकृति है इस तरह से, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे एल्वियोली कहा जाता है। और
जब हम सांस लेते हैं तो हवा इसी एल्वियोली में आती है। कोरोना वायरस जो है इसी एल्वियोली में आकर सांस को रोक देता है। एल्वियोली में क्या होता है कि एल्वियोली में हीमोग्लोबिन पहले से रहता है, जो हवा को क्या करेगा तो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं में लेकर चला जाता है, तथा हर कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्या करेगा तो हर कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा तो इसे क्रेब्स चक्र द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर देता है और CO2 उत्पन्न करता है। फिर वही क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो है फिर वहाँ से CO2 लेकर आएगा और वापस फेफड़ा में छोड़ देता है, जहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले नासा छिद्र में आया, नासा छिद्र से नासा कपाट में आया, कटाप में आया, नासा कटाप के बाद फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में आया, लैरिंग्स के बाद यहाँ ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया में आने के बाद 2 पार्ट में बट गया, इसे कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फिर कई टुकड़ों में बट जाता है, इसे कहते हैं ब्रोंकियोलिस। और ब्रोंकियोलिस के आगे जो है वो गुच्छे के समान रहता है, उसे कहते हैं एल्वियोली। और एल्वियोली में जो है हीमोग्लोबिन पहले से उपस्थित रहता है और वह ऑक्सीजन को लेकर कहाँ चला जाता है तो वह ऑक्सीजन को लेकर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिका में लेकर चला जाता है। और हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हर एक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचा देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि क्रेब्स चक्र चलाकर ग्लूकोज का निर्माण कर देता है और CO2 उत्पन्न करता है। फिर हीमोग्लोबिन वहाँ लेकर गया ऑक्सीजन, और वहाँ से जो माइटोकॉन्ड्रिया CO2 छोड़ता है वहाँ से वापस उसे लेकर कहाँ आएगा तो यही एल्वियोली में फेफड़ा में लेकर आता है, और यहाँ से फिर CO2 बाहर निकल जाता है। तो मैंने देखा नासा छिद्र के बारे में, नासा कटाप, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली। और वह क्या करता है, एल्वियोली से फिर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ऊर्जा बनाता है और CO2 छोड़ता है, वही CO2 को वापस लेकर हीमोग्लोबिन जो है वो वापस फेफड़ा में चला आता है। अब देखिए ये जो डायफ्राम है, नीचे का ये पार्ट है, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये जो निचला पार्ट है इसे कहते हैं डायफ्राम। सांस को बाहर छोड़ने और अंदर लेने में यही डायफ्राम जो है मदद करता है। यह क्या करेगा तो सांस जब लेंगे तो फेफड़ा फूलेगा और यह इसे ये क्या करेगा, डायफ्राम वह नीचे धंस जाएगा। और जब वापस छोड़ना रहता है वायु यानी श्वसन को जब वापस छोड़ना रहता है फेफड़ा से, तो यही डायफ्राम क्या करेगा, नीचे से जोर लगाता है ऊपर की ओर और इसे ढकेलता है, जिससे जो है श्वसन बाहर छोड़ा जाता है। तो यह डायफ्राम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए फायरिंग्स के अंदर, फायरिंग्स मैंने बताया कि यहाँ पर फायरिंग्स होता है, तो फायरिंग्स के अंदर जो है वो क्या होता है, इपीग्लोटिस होता है। इपीग्लोटिस मान ली कि ये देखिए ये हमारा श्वास नली है और यहाँ से इधर एयर जाता है फेफड़ा में और इधर इस साइड जो है वो भोजन चला जाता है, भोजन और पानी जाता है कहाँ, पेट में। और ये जो है यहाँ पर होता है इपीग्लोटिक्स, और यही इपीग्लोटिक्स जो है हवा को फेफड़े में, हवा को क्या करता है तो फेफड़े में और भोजन और पानी को पेट में भेजने का रास्ता दिखाने का काम करता है इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स का नियंत्रण जो है वो ब्रेन के द्वारा किया जाता है। जब हम इसे देखिए, इससे हम सांस भी ले रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं, तो इसे कैसे पता चलता है कि इस एपिग्लोटिस को कैसे पता चलता है कि भोजन आ रहा है या पानी आ रहा है या फिर वायु आ रहा है। उसी अनुसार अगर हवा आ रहा है ऊपर से, वायु आ रहा है, तो वह इस जो है भोजन वाले इसको जो है बंद कर देता है, इधर एयर की तरफ खोल देता है, तो इधर एयर चला जाता है। और जब भोजन आता है ऊपर से, खाना आता है, तो यह एयर की तरफ यानी फेफड़े की तरफ बंद कर देता है और पेट की तरफ खोल देता है। तो इपीग्लोटिक्स का नियंत्रण जो है इसको ब्रेन द्वारा पता चलता है कि हमें किस तरफ का रास्ता देना है, फेफड़े की तरफ रास्ता देना है या फिर पेट की तरफ रास्ता देना है। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वह कौन कर रहा है, तो यहाँ उपस्थित हीमोग्लोबिन कर रहा है, जो एल्वियोली में होता है। यह जो है
ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। और फेफड़ा तक जो श्वसन होता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन। देखिए यहाँ से जो है नासा छिद्र से लेकर जो यहाँ तक आया, इधर फेफड़ा तक आया जो वायु, उसे यानी कि फेफड़ा तक जो श्वसन हुआ उसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। और फेफड़ा के बाद यानी एल्वियोली के बाद जो हमारे शरीर में हर एक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक जो पहुंचाया जाता है उसे कहा जाता है आंतरिक श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार का हुआ, एक बाह्य श्वसन हो गया और एक हो गया आंतरिक श्वसन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बाह्य श्वसन किसे कहते हैं। तो फेफड़ा तक जो श्वसन होता है उसे बाह्य श्वसन कहते हैं, और फेफड़ा के बाद जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया तक, वह श्वसन क्या कहलाएगा, तो आंतरिक श्वसन कहलाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर जवाब दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों को हमेशा भेजता रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।